नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और अकाउंट्स के किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, हम अपनी अकाउंट्स क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्लास के प्रीवियस वीडियो में मैं आपको रिवैल्यूएशन कंसेप्ट समझा रही थी। पहले मैं 5 to 10 मिनट उसी को आपको रिवाइज करा देती हूँ और उसी कंसेप्ट में हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो चलो सब ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले आप सबको ये विजिबल है। देखो, रिवैल्यूएशन, इसके दो तरीके होते हैं। या तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं या फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। मैम अब ये क्या होता है? ट्रीटमेंट 2 हमने अभी नहीं सीखा है। सबसे पहले ट्रीटमेंट 1 हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं, जिसे हम रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल मूव टू ट्रीटमेंट 2। ठीक है, अब ट्रीटमेंट 1 क्या है देखो ध्यान से। ओके, on the date of reconstitution. Now what is reconstitution? जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज आए हैं, है कि नहीं? राइट जब भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो पार्टनर्स का है अगर वो चेंज होता है उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। और अभी हम पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर पे हैं, तो अभी हम जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसका लिंक करेंगे कि क्या किससे? पार्टनरशिप एडमिशन से। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिस दिन कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये नया पार्टनर एडमिट हुआ। अब हम क्या करते हैं? जिस दिन कोई नया पार्टनर एडमिट होता है हम ये देखते हैं कि हमारी बुक्स में एसेट लाइबिलिटी किस वैल्यू पे दिख रहे हैं। हम अपनी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी को किस वैल्यू पे दिखा देते हैं? करंट वैल्यू पे दिखा देते हैं। ठीक है, क्यों करंट वैल्यू पे दिखाते हैं? इसीलिए करंट वैल्यू पे दिखाते हैं ताकि हम नए पार्टनर से जो कैपिटल का पैसा है वो न्यू वैल्यू के बेस पर ले सकें। ठीक है, एक सेकेंड बच्चा लोग, बस जो मैं बोलती जा रही हूँ उसे अच्छे से सुनते जाओ। कंसेप्ट हम सब कुछ समझ चुके हैं। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब नया पार्टनर एडमिट होता है उस दिन हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को करंट वैल्यू पे दिखाते हैं। मैम क्यों? ताकि हम आज की फिगर के बेसिस पे नए पार्टनर से पैसे ले सके। पहली बात ये। दूसरी बात, जो बुक में वैल्यू दिख रही है और आज जो असेट्स एंड लायबिलिटी की करंट वैल्यू है उसका डिफरेंस सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स का फायदा या नुकसान है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशियो में। तो हम दो चीजों की वजह से सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को नए पार्टनर के एडमिशन वाले दिन करंट वैल्यू पे दिखाते हैं। दो चीजें कौन सी? एक तो ताकि जो भी डिफरेंस है बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पर असेट्स एंड लायबिलिटी अभी तक दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, एंड द करंट वैल्यू जो आज की उनकी वैल्यू है, उसका डिफरेंस का फायदा हो रहा है तो फायदा, नुकसान हो रहा है तो नुकसान, वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशियो में। और दूसरी बात, करंट वैल्यू पे दिखाने से नया पार्टनर हमें जितना भी कैपिटल देगा, अब वो बेस क्या लेगा? वो असेट्स एंड लायबिलिटी का कौन सा बेस लेगा? आज की वैल्यू का बेस लेगा, ना कि पुरानी वैल्यू का बेस लेगा। ठीक है, ओके, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। कूल 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 हो गया। नेक्स्ट पार्ट अब हम क्या करते हैं? देखो अब हमें करंट वैल्यू पे दिखाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ये होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगर हमारी करंट वैल्यू, असेट की करंट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है, मैं क्या बोल रही हूं? असेट की करंट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। सबको विजिबल है? ठीक है, मतलब जो असेट बुक में दिख रहा है आज उसकी करंट वैल्यू ज्यादा है। 10 लाख का असेट दिख रहा है तो आज उसकी वैल्यू 15 लाख है। दैट मीन्स
असेट बढ़ रहा है तो असेट अकाउंट डेबिट होगा। जब भी कोई असेट बढ़ता है वो होता है डेबिट, ठीक है भाई। अब क्रेडिट किसको करें, इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट एंड लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज को शो करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने एंट्री क्या की, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। अगर असेट जो बुक्स में दिख रहा है उससे कम वैल्यू पे आज उसकी करंट वैल्यू है, मतलब बुक्स में दिख रहा है 8 लाख का और जबकि आज उसकी वैल्यू 6 लाख है, मतलब असेट की वैल्यू कम हो रही है। तो जब भी कोई असेट कम होता है वो होता है क्रेडिट। पर डेबिट किसको करें, अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, डन। अब आते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी में अगर करंट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, मतलब बुक्स में कोई लाइबिलिटी 10 लाख की दिख रही है जबकि आज उसकी वैल्यू करंट वैल्यू 15 लाख है, अरे बाप रे लाइबिलिटी बढ़ गई। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो होता है क्रेडिट। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। और अगर क्या है, लाइबिलिटी की बुक वैल्यू ज्यादा है करंट वैल्यू से, मतलब बुक्स में कोई लाइबिलिटी, 1 सेकेंड, बुक्स में कोई लाइबिलिटी दिख रही है 10 लाख की जबकि आज उसकी कीमत 8 लाख है, मतलब हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। तो हम लाइबिलिटी को कम करते हैं मतलब डेबिट। तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इस तरीके की सारी एंट्रीज इसमें पास होंगी, ठीक है। ये एंट्री पास करके मैंने दिखाई है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एंट्री तो आप पास करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ये आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने सारी एंट्रीज यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है सबको, ओके। तो देखो करंट वैल्यू का मतलब आज जो असेट बुक्स में दिख रहा है, अगर आज मैं उसे बेचूं तो मेरे उस असेट के बदले में मुझे कितने पैसे मिलेंगे। और जो लाइबिलिटी मेरी बुक्स में दिख रही है, अगर आज मुझे उस लाइबिलिटी को खत्म करना है तो मुझे सामने वाले को आज कितने पैसे देने पड़ेंगे, वो होती है करंट वैल्यू मेरे असेट या मेरी लाइबिलिटी की, ओके। जो मेरी बुक्स में दिख रहे हैं असेट उसकी वैल्यू, जो मेरी बुक्स में दिख रही है लाइबिलिटी उसकी वैल्यू, ठीक है, ओके। अब एक और कंसेप्ट इसमें आता है अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या मतलब, आपने बैलेंस शीट में कोई असेट दिखाया ही नहीं है, भाई ये तो गड़बड़ हो गई। वो असेट आपका है, आपको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था। तो अब आज के दिन, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन उस असेट को आप कितनी वैल्यू पे दिखाओगे, आज की वैल्यू पे दिखाओगे, करंट वैल्यू पे दिखाओगे। और ये पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स का फायदा हो गया क्योंकि वो अभी तक इस असेट को दिखा ही नहीं रहे थे, तो उनके लिए तो वाह नया असेट आ गया हमारे पास, इसलिए वो करंट वैल्यू पे दिखाएंगे और पूरा का असेट का फायदा ओल्ड पार्टनर्स का है। और हम करंट वैल्यू पे क्यों दिखाएंगे, ताकि नए पार्टनर को बोल सके, ओ नए पार्टनर अभी तक ये बैलेंस शीट में तुम्हें असेट दिख नहीं रहा था, ये असेट भी हमारा है। अब तुम जो पैसे दोगे पार्टनरशिप में आने के लिए तुम्हें इस असेट को ध्यान में रख के भी देने पड़ेंगे। अब असेट दिखा रहे हैं मतलब कोई असेट बुक्स में शो हो रहा है, तो असेट अकाउंट क्या होता है, डेबिट। नया असेट शो हो रहा है तो असेट अकाउंट क्या होगा जी, डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें, क्योंकि हमें नहीं पता हमने ओरिजिनली एंट्री क्या पास करी थी जब असेट हमने एक्चुअली में लेकर आए थे, कैश की एंट्री कर दी, क्या किया पता नहीं। अभी बस इतना दिया है कि ये असेट बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा। किसी भी असेट को बैलेंस शीट में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्रेडिट किसको करें, अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये पूरा का पूरा असेट। अब इस बात को ध्यान से सुनो, दिस थिंग रिक्वायर एक्सप्लेनेशन। ये हमारी बैलेंस शीट होती है, ये असेट, ये लाइबिलिटी, ये हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी असेट दिखता है तो कोई भी असेट का बैलेंस शीट में दिखने का मतलब है वो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्टेड है। तभी कैपिटल अकाउंट से ही पैसा हम असेट में लगाते हैं ना, ठीक है, लोन वगैरह भी ले सकते हैं। बट दिस शोज कि भाई ये असेट है ना, कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी एडजस्टेड है, पार्टनर्स को पता है ये असेट है, वो खुश हैं। लेकिन कोई असेट नहीं दिख रहा है बैलेंस शीट में तो ये गड़बड़ है, क्योंकि ये पार्टनर्स का है, उनके कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी तक उस असेट को आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया है, ठीक है। तो असेट को दिखाने की एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
इससे क्या हो जाएगा, असेट बुक्स में आ जाएगा क्योंकि डेबिट है, और इस असेट का बैलेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो सारा का सारा अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर्स को ही तो ट्रांसफर होता है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही तो ट्रांसफर होता है। तो फाइनली ये जो अनरिकॉर्डेड असेट है ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, जब यहाँ कोई असेट बढ़ता है दैट मीन्स यहाँ कैपिटल भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कैपिटल, जब पार्टनर्स पैसा देंगे तभी तो पार्टनरशिप फर्म कोई असेट्स को खरीदेगी। तो अब है कि कोई असेट तो है लेकिन वो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, मतलब आपने कैपिटल नहीं बढ़ाया हुआ है और असेट भी नहीं बढ़ाया हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें मिसिंग है, इसीलिए कोई असेट बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। फिर से सुन लो ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं क्या कंसेप्ट बोल रही हूं, मैं इस कंसेप्ट को बोल रही हूं अनरिकॉर्डेड असेट। देखो जो भी असेट बैलेंस शीट में दिखते हैं दैट मींस वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी रिफ्लेक्टेड है। कैसे मैम? बिकॉज जितनी कैपिटल है आप उसी से तो असेट्स खरीदते हो। कैपिटल मतलब जो पार्टनर्स पैसे देते हैं उससे ही तो असेट खरीदे जाते हैं। ठीक है, अब अगर कोई असेट बुक्स में नहीं दिख रहा है तो उसे बोला जाता है अनरिकॉर्डेड असेट। ठीक है, अब वो असेट बुक्स में नहीं दिख रहा है दैट मींस कि वो कैपिटल अकाउंट में भी नहीं दिख रहा है, मतलब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी कम है, क्योंकि जितना कैपिटल होगा उतने असेट का होना जरूरी है, क्योंकि पार्टनर जितना पैसा देंगे उसी से तो असेट खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये असेट रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल भी कम दिख रहा होगा, क्योंकि असेट एंड लायबिलिटी तो टोटल होता है। अगर कोई असेट रिकॉर्डेड नहीं है मतलब कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट का टोटल भी कम दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब कैपिटल बैलेंस भी कम। तो हम क्या करेंगे, और ये कैपिटल बैलेंस किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि नए पार्टनर के आने वाले दिन हमें पता है कि भाई ये असेट रिकॉर्डेड नहीं है। नए पार्टनर के आने से ये असेट हमने नहीं खरीदा है, ये अनरिकॉर्डेड असेट है। जो खरीदा तो था लेकिन बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा, एंट्री मिस हो गई है, शायद रिकॉर्ड नहीं करी है। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करते हैं, असेट को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? असेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, असेट बढ़ता है, डेबिट हो गया। अब क्या करें, हम इसको रिवैल्यूएशन की थ्रू रूट करते हैं। किसकी थ्रू? रिवैल्यूएशन रूट की थ्रू। कैसे मैम? क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू तो इस असेट की 0 है। क्यों? अभी तक बुक में तो ये असेट दिख ही नहीं रहा, तो बुक वैल्यू क्या हो गई? 0। और आज की करंट वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी इस असेट की जिस पर हम इस असेट को दिखा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इंक्रीज ही तो है। तो कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज इन असेट एंड लायबिलिटी हम किस में दिखा रहे हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम एंट्री करते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये करने के बाद जो फाइनल रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में। तो डायरेक्टली क्या हो गया, इस रूट के थ्रू सारा असेट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगा, जो एक्चुअली में होना भी चाहिए था। बैलेंस शीट में जितने असेट दिख रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि कैपिटल से ही तो पैसा देते हो तभी तो असेट खरीदते हो। पर जो असेट बैलेंस शीट में ही नहीं दिख रहा मतलब वो कैपिटल में भी रिफ्लेक्टेड नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ यहां से सही हो गई। ठीक है, अब जिस तरीके से अनरिकॉर्डेड असेट हो सकता है उस तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी तो हो सकती है ना? हमारे नोट्स कहाँ चले गए पापा? ये सारा तो हम कर चुके हैं। आ जाइए। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी तो हो सकती है। लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना मतलब क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हुई। अब डेबिट क्या होगा? लाइबिलिटी की बुक वैल्यू तो 0 दिख रही है। क्यों 0 दिख रही है? क्योंकि बुक्स में तो कुछ है ही नहीं ना। और अब वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है करंट वैल्यू पे, मतलब दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी, राइट? बुक्स में तो दिख ही नहीं रही इसलिए 0, और आज करंट वैल्यू पे हम लाइबिलिटी को दिखा रहे हैं, मतलब दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी की एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब
क्रेडिट होगी। और डेबिट कौन से अकाउंट को करेंगे? रीवैल्यूएशन, क्योंकि हम असेट लायबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज को कौन से अकाउंट में एडजस्ट कर रहे हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। पूरा बेसिक लॉजिक क्या है? बेसिक लॉजिक यही है, बुक वैल्यू और आज जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन असेट लायबिलिटी की जो करंट वैल्यू है उसका डिफरेंस किसमें एडजस्ट हो रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। असेट बढ़ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। असेट कम हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, खत्म। और लायबिलिटी के केस में लायबिलिटी बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटी कम हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंपल। और कोई अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इट इज बेसिकली अनरिकॉर्डेड असेट मतलब लायबिलिटी का, सॉरी, अनरिकॉर्डेड असेट मतलब असेट का इंक्रीज, क्योंकि बुक में तो जीरो है, वो आज करंट वैल्यू पे दिखा रहे हैं, दैट इज इंक्रीज इन असेट। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि बुक में तो जीरो है और आज करंट वैल्यू पे दिखा रहे हैं। ओके, और एंट्रीज किस तरीके से पास करते हैं वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट इज सेम एज P&L, जैसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट होता है, वैसे ही ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन असेट से रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। एंट्री क्या होती है? असेट टू रीवैल्यूएशन, इसलिए डिक्रीज इन असेट से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। क्यों? एंट्री क्या होती है? एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन टू असेट, इसलिए। अब लायबिलिटी के इंक्रीज होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, ठीक है। और लायबिलिटी के डिक्रीज होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है जी? क्रेडिट, क्योंकि एंट्री क्या होती है? लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। बस ये सिंपल हमने बनाया। इसके बाद एक और लॉजिक मैंने बता दिया, if the revaluation account credit balance is more than the debit balance, मतलब revaluation profit आ रहा है, ये सारा का सारा हम ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये उन्हीं का फायदा है। बुक वैल्यू से लेकर आज की, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन की करंट वैल्यू जितना जितना भी असेट या लायबिलिटी में फायदा या नुकसान है वो ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि भाई नया पार्टनर तो आज के दिन से आ रहा है। आज के दिन से मतलब आज करंट वैल्यू से, अब से जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है, अब से जो भी असेट और लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज आएगा उसमें सबका फायदा है। लेकिन बुक वैल्यू पे जो दिख रहे हैं और आज की जिस दिन नया पार्टनर आए उस दिन तक का फायदा या नुकसान तो ओल्ड पार्टनर्स का है, तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। कैसे दे देंगे? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। कैसे? देखो इधर मैंने एंट्री दिखाई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट था, अब वो ट्रांसफर हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, अरे भाई खुल जा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके, और अगर रिवैल्यूएशन का नुकसान आए, मैम रिवैल्यूएशन का नुकसान कैसे आएगा? रिवैल्यूएशन का, एक सेकेंड बच्चा लोग दिख रहा है यहां से, ओके, रिवैल्यूएशन का नुकसान कैसे आएगा? नुकसान भी आ सकता है, कैसे? जब रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस अगर ज्यादा होगा क्रेडिट से तो दैट विल बी रिवैल्यूएशन लॉस। तो जैसे फायदा ओल्ड पार्टनर्स का है, असेट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज पे फायदा ओल्ड पार्टनर्स का है, तो नुकसान भी ओल्ड पार्टनर्स का है। वो ट्रांसफर होगा किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। कैसे? अभी देखते हैं वो, ठीक है। ये रहा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, उसे खत्म करना है, ट्रांसफर करना है, तो क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ये दोनों ही चीजें किस रेशियो में होंगी? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। क्रक्स क्या निकला? द क्रक्स इज बुक वैल्यू के जो भी असेट एंड लायबिलिटी हैं और जो भी अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और आज की करंट वैल्यू पे जो है, करंट वैल्यू मतलब जिस दिन एक न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है, आज के दिन वो नया पार्टनर आ रहा है,
1 सेकेंड, शिफ्ट क्यों नहीं होते हो आप? सबको विजिबल है बच्चा लोग? हाँ, आज के दिन वो नया पार्टनर आ रहा है तो ये बुक वैल्यू से नहीं, नई न्यू करंट वैल्यू तक का जितना भी डिफरेंस है एसेट लायबिलिटी का, वो सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है और वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये उनका है। करंट वैल्यू से, करंट वैल्यू मतलब जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उस दिन से अब जो भी, जब तक ये पार्टनरशिप चल रही है तब तक का असेट या लायबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज सारे पार्टनर्स का है, ओल्ड का भी एंड न्यू वाले का भी। लेकिन उससे पहले जिस दिन न्यू पार्टनर आ रहा है उस दिन तक का जितना भी असेट एंड लायबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज है वो तो भाई ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ही हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया और असेट एंड लायबिलिटी, असेट को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट करने की वजह से वो सारे के सारी अब जो बैलेंस शीट होएगी उसमें असेट एंड लायबिलिटी करंट वैल्यू पे दिखने लगेंगे। आज की जो वैल्यू है जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उस वैल्यू पे दिखने लगेंगे। दैट्स द होल कंसेप्ट। अब अपन आते हैं सेकेंड ट्रीटमेंट पे। चलो अब आ जाओ। अब सेकेंड ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से सेकेंड ट्रीटमेंट को समझेंगे। बहुत इजी है लेकिन आप लोगों का पूरा पूरा ध्यान चाहिए मुझे, ठीक है? सब कुछ समझ में आएगा। देखो, सेकेंड ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, सेम एज रिवैल्यूएशन। मैम ये क्या है, पहले ये समझेंगे फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। बहुत सिंपल है, देखो हम इसमें क्या करते हैं, मेरी तरफ आओ, ध्यान से समझो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? क्या? देखो सबको विजिबल तो है ना बच्चे लोग? ठीक है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है ये देखो। क्या होता है, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमने क्या कर दिया, मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो मकसद, एक तो जो भी असेट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज का फायदा या नुकसान है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा सारे असेट लायबिलिटी पे करंट वैल्यू पे, की वैल्यू पे दिखने लगेंगे, तो अब नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो उस बेस पे ही पैसे देगा, ठीक है। लेकिन आपने ये बात, इसमें गड़बड़ हो गई कि क्या हो गया, हमारा जो अकाउंट्स का तरीका था कि हम सारे असेट एंड लायबिलिटी को हमेशा बुक वैल्यू पे दिखाते हैं, वो फेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी ये अलाउड है बेटा, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट, मैं ये नहीं बोल रही कि ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, लेकिन इस ट्रीटमेंट ने क्या करा, इस ट्रीटमेंट ने क्या करा, सारे असेट और लायबिलिटी को करंट वैल्यू पे दिखा दिया बैलेंस शीट में, जबकि इनको तो बुक वैल्यू पे दिखाना चाहिए था, है कि नहीं? अब एंट्री ऐसी पास करोगे तो दिखाई दोगे, लेकिन अब हम क्या करें, अब अगर ये एंट्री हम ना पास करें तो क्या करें, कैसे करंट वैल्यू पे फिर दिखेंगे असेट एंड लायबिलिटी, और कैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ये कैसे हो पाएगा? इसका तरीका सेकंड ट्रीटमेंट बोलता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अलाउड, सेकेंड ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अलाउड, इट डिपेंड्स कि पार्टनरशिप फर्म कौन सा ट्रीटमेंट चूज करती है। अगर उसे एसेट एंड लायबिलिटी करंट वैल्यू पे दिखाने हैं, आज की वैल्यू पे जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस वैल्यू पे दिखाने हैं, शौक से दिखाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। लेकिन अगर उसे नहीं दिखाने हैं तो वो बनाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है, अब सुनना ध्यान से, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब सेम एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस तरीके से मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती हूं बिल्कुल वैसा ही मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी, सेम टू सेम। मतलब मैं असेट के इंक्रीज को क्रेडिट करूंगी, असेट के डिक्रीज को डेबिट करूंगी, असेट के
लाइबिलिटी के इंक्रीज को डेबिट करूंगी, लाइबिलिटी के इंक्रीज को डेबिट करूंगी, लाइबिलिटी के डिक्रीज को क्रेडिट करूंगी। अरे ये पेन को क्या हो गया भाई, प्रॉब्लम क्या हो जाती है कभी कभी, मुझे समझ ही नहीं आता है। जल्दी चलो पेन, 1 सेकेंड बच्चा लो। ठीक है, एग्जैक्टली सेम बनाऊंगी, लेकिन इसका फायदा क्या होगा, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, बुक्स का पार्ट नहीं है। मतलब इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आखिर में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या नुकसान, ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा या नुकसान, और अगर होगा तो कितना होगा वो पता चल जाएगा। बिल्कुल सेम जैसे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती हूँ, डिट्टो सेम मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी, सेम टू सेम। लेकिन इसका फायदा ये कि बुक्स का पार्ट नहीं होगा, मतलब बुक्स में असेट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बुक वैल्यू पे ही दिखते रहेंगे, वो आज की कीमत पे नहीं आएंगे। बस इसको बना के मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मैं उन्हें आज की कीमत पे दिखाती तो कितना फायदा या नुकसान है जो ओल्ड पार्टनर्स का है। ठीक है, और आज की कीमत पे अगर मैं दिखाती तो मैं पार्टनर से कितने पैसे मुझे लेने चाहिए। दो चीज जो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरी कर रही थी वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूरा करेगा। कैसे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज सेम एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डिट्टो सेम बनेगा। तो उससे मुझे क्या पता चल जाएगा, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई असेट एंड लायबिलिटी को अगर मैं करंट वैल्यू पे दिखाती तो बुक वैल्यू से करंट वैल्यू का जितना भी डिफरेंस है, फायदा या नुकसान, वो कितना होता ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स का फायदा या ओल्ड पार्टनर्स का नुकसान कितना होता, ये पता चल जाएगा। और भाई मेरी आज की एसेट एंड लायबिलिटी की कीमत इतनी है तो मैं सामने वाले नए पार्टनर से उसी अकॉर्डिंग पैसे लूंगी, ये पता चल जाएगा। तो दोनों मकसद पूरे हो गए। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बुक्स का पार्ट नहीं होता। दैट मीन्स कि एक जैसे रफ समझ सकते हो, एक रफ वर्क हमें करते हैं ना, उस तरीके से है। तो मतलब इसमें जो एंट्रीज होती है ना, असेट इंक्रीज की, असेट डिक्रीज की, उससे एक्चुअल में बैलेंस शीट असेट और लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। बैलेंस शीट के असेट एंड लायबिलिटी आज भी बुक वैल्यू पे ही दिखेंगे, करंट वैल्यू पे नहीं, बिकॉज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बुक्स। ये फायदा हो गया। अब आ जाओ मैथ्स में फिर प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझो। ध्यान से ध्यान से ध्यान से आ जाओ, सब बच्चों का ध्यान चाहिए मुझे इधर, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रही हूं, असेट लायबिलिटी को मैंने बुक वैल्यू पे ही दिखाया बैलेंस शीट में। न्यू पार्टनर के आने के बाद भी, ठीक है, जबकि उसकी करंट वैल्यू न्यू पार्टनर के आने वाले दिन कुछ और थी। ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, मैंने असेट एंड लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे ही दिखाया, करंट वैल्यू जिस दिन नया पार्टनर आया मैंने उसे करंट वैल्यू पे नहीं दिखाया, मैंने बुक वैल्यू पे ही दिखाया। लेकिन हाँ, मैंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर बनाया जिससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे नए पार्टनर से कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि मैं नए पार्टनर से पैसे तो आज की कीमत के हिसाब से लूंगी, बुक वैल्यू के हिसाब से तो नहीं, पहली चीज ये। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के मुझे ये पता चल गया कि भाई बुक वैल्यू से करंट वैल्यू के बीच में असेट लायबिलिटी का कितना डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, और प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, जो बिलोंग किसको करता है, ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, इतना समझ में आया? एक सेकेंड नोट, चलो इतना समझ में आया? ठीक है, अब गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि भाई अगर आप बुक वैल्यू पे ही दिखा रहे हो असेट लायबिलिटी को, आज की कीमत पे नहीं दिखा रहे हो, तो लाइफ में कभी भी जाके मतलब मैम कभी भी जाके, अब यहाँ वाले दिन नया पार्टनर आ चुका है, अब लाइफ में कभी भी आगे पार्टनरशिप तो कंटिन्यू हो रही है, चलती गई, लाइफ में कभी भी जाके उस असेट या लायबिलिटी को आपने रीवैल्यू
एक्चुअल में अगर कर दिया, अभी मैंने एक्चुअल में रिवैल्यू नहीं किया, मैंने सिर्फ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ये जानने के लिए कि भाई कितनी वैल्यू पे मुझे पार्टनर से पैसे लेने और आखिर ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट और लॉस कितना निकल कर आ रहा है जो ओल्ड पार्टनर्स का है। लेकिन अब आगे जाके कभी भी जब मैं एक्चुअली में एसेट या लायबिलिटी को रीवैल्यू करूंगी या सेल करूंगी तो फायदा कितना आ जाएगा या नुकसान कितना आ जाएगा, बुक वैल्यू से लेकर यहां तक का फायदा नुकसान आ जाएगा। समझ रहे हो, बुक वैल्यू से लेकर यहां तक का फायदा, मतलब उस डेट, आज की डेट, मान लो जिस दिन नया पार्टनर आया उस दिन 2017 है और जिस दिन पार्टनरशिप स्टार्ट हुई वो 2015 है और आज है 2023, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैंने बुक वैल्यू से करंट वैल्यू 2017 वाले दिन जिस दिन नया पार्टनर आया मैं उसे बुक वैल्यू पे ही दिखाती रही तो क्या हुआ, जब 2023 में एक्चुअली में मैं एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रही हूं या सेल करूंगी तो फायदा कब से कब तक का हो जाएगा। ध्यान से ये मेजर रोल, मेजर स्टक करना चाहिए आपके दिमाग में। आ जाओ, ईयर मैंने लिख दिए हैं, अब आपको इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, अब मेरी बातों को सुनो ध्यान से। 2000 मैंने कौन सा ईयर लिया था, 2015, 2017, 2023, ठीक है, ये 3 साल मैंने लिए। 2015 से 2023 तक की बुक वैल्यू करंट वैल्यू का डिफरेंस जो है बाबा वो तो ओल्ड पार्टनर्स का है ना, और 2017 से 2023 तक का जो डिफरेंस है वैल्यू में, ये करंट वैल्यू और फिर 2023 में वैल्यू और चेंज हो जाएगी, राइट, उसका डिफरेंस सारे पार्टनर्स का है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू, ठीक है। लेकिन आपने 2017 में अगर असेट लायबिलिटी को करंट वैल्यू पे नहीं दिखाया और 2023 वाले दिन आप उसे करंट वैल्यू पर दिखा रहे हो या सेल कर रहे हो तो फायदा 2015 से 23 तक का फायदा सारे पार्टनर्स का हो जाएगा, जबकि ये सरासर गलत है। क्योंकि भाई पेन चल, कभी कभी ये इतना इशू क्रिएट करती है ना, मुझे समझ नहीं आता। आप लोग खुद मुझे देख के बताइए, गलत नहीं हो रहा है। 2015 से 2017 जिस दिन नया पार्टनर आया उस दिन तक का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, और 2017 से 2023 मतलब जब तक पार्टनरशिप चलती जा रही है, 2023 में हम पार्टनरशिप को मान लो बंद कर रहे हैं तो 2017 से 2023 तक का फायदा सारे पार्टनर्स का, चाहे ओल्ड चाहे न्यू, क्योंकि 2017 में न्यू पार्टनर आ चुका है। बट बिकॉज आप 2017 में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे हो, असेट लायबिलिटी को करंट वैल्यू पे नहीं दिखा रहे हो, तो 2023 में जब एक्चुअली में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे या असेट को सेल कर रहे हो या पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो तब जो फायदा या नुकसान है वो कब से कब तक का निकल जाएगा, 2015 से 2023 तक का पूरा। और फिर तो नए पार्टनर को क्या करना कि 2017 में क्या वैल्यू थी वो तो बोलेगा। मेरे को एक बात बताओ, बुक वैल्यू कितनी दिख रही है 2023 में, बुक वैल्यू कितनी दिखेगी जो 2015 की थी, और आज की वैल्यू 2023 की, उतना डिफरेंस वो मांगेगा, सारे पार्टनर्स का हो जाएगा, जो गलत है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, 2015 से 2023 तक का बुक वैल्यू माइनस करंट वैल्यू का डिफरेंस सारे पार्टनर्स का आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, 2015 से 2017 तक का बुक वैल्यू माइनस करंट वैल्यू का डिफरेंस ओल्ड पार्टनर्स का, बिकॉज 2017 में न्यू पार्टनर आ रहा है, और 2017 से 2023 तक का सारा प्रॉफिट या नुकसान जो भी डिफरेंस है वो सारे पार्टनर्स का, ओल्ड प्लस न्यू रेशियो में, क्योंकि नए पार्टनर के आने से रेशियो चेंज हो जाता है, और ये ओल्ड रेशियो है, क्योंकि
क्योंकि भाई उस टाइम तक जब तक नया पार्टनर नहीं आया तब तक तो ओल्ड पार्टनर्स का है, तो जिस रेशियो में उन्होंने डिसाइड किया था उसी में बंटना चाहिए, अपन समझ चुके हैं। गलती समझ में आई क्या हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने की वजह से? सबको गलती समझ में आई क्या हो रही है? 2015 से 2023 तक का सारा प्रॉफिट या नुकसान सारे पार्टनर्स का हो रहा है, जबकि 2015 से 2017 जब तक नया पार्टनर आए तब तक का फायदा नुकसान ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए, और 2017 से 2023 तक का सारा फायदा या नुकसान नए पार्टनर का है, तो सबको न्यू रेशियो में बंटना चाहिए। ठीक है, अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें ये तो पता चल गया कि 2015 से 17 तक का आखिर, क्योंकि हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं 2017 में, तो हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ये सबको विजिबल है, मैं अच्छे से एक बार दिखा दूं, ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें ये तो पता चल गया कि 2015 से 17 तक का कितना प्रॉफिट या लॉस है जो ओल्ड पार्टनर्स का है, और हमने नए पार्टनर से पैसे भी उसी अकॉर्डिंग ले लिए, कैपिटल की इतनी वैल्यू है उस हिसाब से पैसे दो भाई, पर ये ट्रांसफर होना चाहिए था जो नहीं हो पाया क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं बना रहे हैं, तो अब कहां से ट्रांसफर करें? तो अब हमें आज के दिन 2017 में ये पता है कि फ्यूचर में होने वाली है गलती। कुछ याद आ रहा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी यही कंसेप्ट कर चुके थे, आज के दिन हमें पता है फ्यूचर में होने वाली है गलती। क्या गलती? ये गलती होने वाली है कि 2015 से 2017 तक का जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है वो सारे पार्टनर्स को बंटने वाला है फ्यूचर में, जबकि वो ओल्ड पार्टनर्स को ही बंटना चाहिए था, है कि नहीं? 2015 से 17 तक का जितना भी प्रॉफिट या नुकसान है जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हमें पता चल गया कि कितना फायदा नुकसान है, बिकॉज हमने सेम टू सेम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे ही बनाया, बस उसका नाम मेमोरेंडम रख दिया ताकि असेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ही दिखे, करंट वैल्यू पे नहीं आएंगी, क्योंकि वो बुक्स का पार्ट नहीं है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर अमाउंट तो पता चल गया। अब हमें पता है बिकॉज हम असेट लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे दिखा रहे हैं, करंट वैल्यू पे नहीं, तो फ्यूचर में 2015 से 2017 तक का फायदा या नुकसान जो ओल्ड पार्टनर्स का था ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए था, फ्यूचर में वो सारे पार्टनर्स को बढ़ जाएगा और न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा, जो गलत होगा। तो फ्यूचर में गलती होगी, आज ही एक रेक्टिफिकेशन, एक सही एंट्री पास करनी पड़ेगी जो फ्यूचर में होने वाली गलती को कर दे खत्म, नल, उसके इफेक्ट को कर दे नलीफाई। अब कैसे होगा ये अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है बच्चा लोग? इतना इजी एग्जाम्पल है, 2 मिनट में समझ में आएगा। There is an example. चलो आजा भाई, क्यों नाटक दिखा रहा है? पेन कौन सी सिलेक्ट करूं? मैं ब्लैक सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो गलती क्या हो रही है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को बंटना चाहिए था 2015 से 17 तक का फायदा या नुकसान ओल्ड रेशियो में, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन ये फ्यूचर में सारे पार्टनर्स को बढ़ जाएगा न्यू रेशियो में, तो इसका डिफरेंस जो गलत होगा और जो आज होना चाहिए था उसके डिफरेंस से एक एंट्री पास करेंगे, ठीक है। कैसे? अभी एक एग्जांपल से समझो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आ जाओ, सबका ध्यान मुझे इस एग्जांपल पे चाहिए, कोई मस्ती नहीं, सबका ध्यान प्लीज इस एग्जांपल पे चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, नोरा एंड कैटरीना ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। 1:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कितना? 1:2, ठीक है। एक नई पार्टनर आलिया इनके पार्टनरशिप फॉर्म में आ रही है और फिर इनका जो न्यू रेशियो हो जा रहा है वो है 1:3:2। इतना समझ आया सबको? ठीक है, ओके मैम, इतना तो समझ आ गया। अब देखो क्या है, बुक वैल्यू मतलब असेट्स एंड लायबिलिटी जिस वैल्यू पे दिख रहे हैं, और करंट वैल्यू मतलब जिस दिन आलिया आ रही है पार्टनरशिप में उस डेट पे
असेट एंड लाइबिलिटी का क्या बैलेंस है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे एक असेट है प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की, लेकिन आज जिस दिन आलिया आ रही है उस दिन उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू है 12 लाख, मतलब 2 लाख का फायदा, ठीक है। एक कंप्यूटर नाम का असेट है जो बुक वैल्यू जिसकी 5 लाख है, पर आज उसकी कीमत, जिस दिन न्यू पार्टनर आलिया आ रही है उसकी कीमत 4 लाख है, मतलब असेट घट गया 1 लाख से, ठीक है, नुकसान, ओके। एक असेट आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा है, तो आलिया जिस दिन आ रही है उस दिन हमें पता चला उस असेट की कीमत 1 लाख है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करा है, तो हमने उसे भी रिकॉर्ड करा, फायदा हो गया 1 लाख का। तो नेट में फायदा कितना हुआ? 2 लाख का। 2 लाख का फायदा, 1 लाख और फायदा 3 लाख, 1 लाख का नुकसान। 2 + 1 - 1, तो नेट में फायदा हुआ 2 लाख का, ठीक है। लाइबिलिटी पे आ जाओ। एक लोन जो बैलेंस शीट में 15 लाख का दिख रहा था, जिस दिन आलिया एडमिट हो रही है पार्टनरशिप फर्म में उसकी कीमत 16 लाख है, मतलब 1 लाख से लाइबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान, ठीक है। फिर एक दूसरी लाइबिलिटी है क्रेडिटर, जो बुक्स में 5 लाख की दिख रही है, लेकिन जिस दिन आलिया आई उस दिन वो उसकी करंट वैल्यू 2 लाख है, मतलब लाइबिलिटी कम हो गई, 3 लाख का फायदा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा फायदा पॉजिटिव है और नुकसान नेगेटिव है, इसलिए मैंने उसमें ब्रैकेट्स लगाए हैं, ठीक है। अब एक लाइबिलिटी और है जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, और आलिया जिस दिन आ रही है उस दिन उसकी वैल्यू 1 लाख है, मतलब एक नई लाइबिलिटी आ गई, नुकसान, 1 लाख का नुकसान, 1 लाख 1 लाख, 2 लाख का नुकसान, 3 लाख का फायदा, नेट में फायदा 1 लाख का। तो अब अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, दैट मींस आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, तो आपको पता चलेगा असेट में फायदा 2 लाख का, लाइबिलिटी में फायदा 1 लाख का, तो नेट फायदा कितना हो रहा है? 3 लाख का। मैं आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी दिखाती हूँ। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम टू सेम रिवैल्यूएशन जैसा बनेगा ये, पर्टिकुलर अमाउंट, असेट कितना है? बाय असेट 2 लाख से बढ़ रहा है, ठीक है, और 1 लाख से कम हो रहा है, ठीक है, और एक और असेट है अनरिकॉर्डेड 1 लाख का, ठीक है ना, हाँ ठीक है। फिर लाइबिलिटी जो है 1 लाख से बढ़ रही है, ठीक है, और एक और लाइबिलिटी है जो 1 लाख से बढ़ रही है, ठीक है, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और 3 लाख से लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो अब देख लो इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है? 3 3 3 6 6 - 3, ये टोटल 6 लाख है, ये टोटल 3 लाख है। 2 कैपिटल, सारा का सारा कैपिटल में ट्रांसफर होगा ना, 3 लाख, मतलब 3 लाख। क्रेडिट ज्यादा है ना डेबिट से, 6 लाख ज्यादा होता है ना 3 लाख से, मतलब 3 लाख का क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस, राइट। अरे यार, प्लीज, क्या हो रहा है ये? सबको विजिबल है बच्चा लोग? एक सेकंड, हाँ विजिबल है, देखो, असेट इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, असेट डिक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया, असेट इंक्रीज, असेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, ओके, एग्जैक्टली सेम एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस इसका इफेक्ट बुक्स में नहीं आएगा, ये पता होता है, अमाउंट पता चल जाएगा पर अफेक्ट बुक्स में नहीं आता है। इसका मतलब बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ही दिख रहे होंगे, करंट वैल्यू पे नहीं,
ठीक है, ओके डन। तो हमारा क्रेडिट बैलेंस है 6 लाख का, डेबिट बैलेंस है 3 लाख का। दैट मीन्स व्हाट, हमारा कौन सा बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस 3 लाख का। फायदा कितना हो गया हमें, 3 लाख का। ये रिवैल्यूएशन का फायदा है जो ओल्ड पार्टनर्स को होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बुक्स का पार्ट होता ही नहीं है। तो अब होगा क्या इस केस में, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखो। सभी को विजिबल है ये पूरा? ओके देखो, ध्यान से देखना, 3 लाख का फायदा, ठीक है। शुड बी, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये 3 लाख का फायदा दैट इज रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था। तो सारा का सारा ट्रांसफर होता पार्टनर्स को, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता। नोरा और कैटरीना को ये 3 लाख रुपए 1:2 के रेशियो में मिल जाने चाहिए थे, ठीक है। तो 1:2 क्या आ गया, 1 लाख और 2 लाख। नोरा का कैपिटल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट होता, कैटरीना का कैपिटल अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट होता, ठीक है। कैसे किया है मैंने, 3 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 1, 3 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 1 और 2, क्लियर, ठीक है। विल बी, बिकॉज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, बुक्स में असेट बुक वैल्यू पे ही दिखते रहे। अब जब भी फ्यूचर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो फ्यूचर में और भी फायदा नुकसान होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 2015 से 2017 तक का फायदा जो हमने निकाला है 3 लाख का है। मतलब जब तक नया, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए डेट ली, दैट मीन्स जो बुक वैल्यू पे एसेट लायबिलिटी दिख रहे हैं और जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन की करंट वैल्यू, उतना फायदा नुकसान तो ओल्ड पार्टनर्स का है। लेकिन अब वो बिकॉज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बन रहे, वो फायदा या नुकसान भी सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में अब जब भी बटेगा ये 3 लाख का फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये 3 लाख का फायदा जो पुराना फायदा है, जो बुक वैल्यू से करंट वैल्यू जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन तक का फायदा है। बिकॉज हमने आज उसे नहीं बांटा है तो फ्यूचर में हम जब भी फायदा बांटेंगे, फायदा हो सकता है बढ़ भी गया हो, क्योंकि जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है 2017 वाले दिन, उसके बाद से जब तक पार्टनरशिप चल रही है और भी तो चेंज आएगा एसेट लायबिलिटी में, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि और चेंज तो सारे पार्टनर्स का है ही। वैसे 2017 तक के चेंज से हमें मतलब है, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन तक के चेंज से हमें मतलब है, बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर का था भाई, तो ये बांटा नहीं। तो फ्यूचर में क्या गलती हो रही होगी, ये जो ओल्ड पार्टनर का फायदा है नुकसान था 3 लाख का, ये नए रेशियो में बढ़ जाएगा। मतलब नया रेशियो क्या आ रहा था, 1:3:2 है ना, ये 1:3:2 के रेशियो में जब मैं 3 लाख को बांटूंगी तो नोरा का कैपिटल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट होगा, कैटरीना का 1.5 लाख से और आलिया का 1 लाख से। इससे मुझे आज ये एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखो अब मैंने क्या किया, सब लोग देखो मैंने क्या किया। मुझे पता है फ्यूचर में ये जो 3 लाख है, जो नोरा को इसमें से 1 लाख मिलने चाहिए थे, फ्यूचर में नोरा को सिर्फ 50,000 मिलेंगे। मतलब आज ही नोरा का कैपिटल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट कर दो, फ्यूचर में 50,000 से होंगे, आज ही 50,000 से कर दो। मतलब नेट में कितने से क्रेडिट होगा, 1 लाख से जितने से होने चाहिए थे। तो नोरा का कैपिटल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट कर दिया, और कैटरीना का कैपिटल अकाउंट 2 लाख से क्रेडिट होना चाहिए था, बट फ्यूचर में वो सिर्फ 1.5 लाख से होगा। तो आज ही कैटरीना का कैपिटल अकाउंट भी 50,000 से क्रेडिट कर दो, ताकि फ्यूचर में 1.5 लाख से हो, आज ही 50,000 से क्रेडिट, तो नेट में 2 लाख से ही क्रेडिट हुआ। और आलिया का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें आलिया का कोई हक ही नहीं है। आलिया जिस दिन आई तब तक का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है, ये आलिया का इसमें कोई हक नहीं है। लेकिन फ्यूचर में आलिया का कैपिटल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट होगा, तो आज ही आलिया का कैपिटल अकाउंट 1 लाख से डेबिट कर दो। इस एंट्री के थ्रू मैंने फ्यूचर में होने वाली गलती को सही कर दिया। फ्यूचर में ये होगा जबकि ये होना चाहिए था। इनके डिफरेंस से मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री आज ही पास की, जिससे मैंने फ्यूचर में होने वाली गलती को सही कर दिया। फ्यूचर में ये कर दूंगी मैं, मुझे आज ही पता है, क्योंकि मैंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आज ही निकाल दिया कि कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है जो ओल्ड पार्टनर्स का है, जो उन्हें आज नहीं बट रहा। तो फ्यूचर में जब भी ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस बटेगा,
बढ़ भी सकता है, तो बढ़ा हुआ बैलेंस तो सबको बटेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना प्रॉफिट एंड लॉस आज मैंने निकाला है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का था, लेकिन फ्यूचर में पूरा टोटल बढ़ जाएगा, मतलब ये वाला अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो फ्यूचर में इस तरीके से बढ़ जाएगा, जो गलत है, बढ़ना इस तरीके से चाहिए था। तो इसका डिफरेंस फ्यूचर में होने वाली गलती के लिए मैं आज ही एक करेक्ट एंट्री पास करूंगी, जिससे फ्यूचर की गलती सही हो जाएगी। ठीक है, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा रिवैल्यूएशन बढ़ेगा कैसे बच्चा लोग। जैसे 2015 से 2017 जिस दिन, आपको सबको दिख रहा है, पहले मैं वो तो देख लूं। हम्म 2023, ठीक है। 2015 से 17 का ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस मान लो है 2015 से 17। 2017 मतलब जिस दिन न्यू पार्टनर जिस दिन आलिया आई, ठीक है, जिस दिन आलिया की एंट्री हुई, ओके। और 2017 से 23 मान लो 5 लाख का और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है। तो मतलब ये भी प्रॉफिट, तो मतलब 2023 में ये पूरा 8 लाख सारे पार्टनर्स को बटेगा। पर मुझे उससे मतलब नहीं है, 8 लाख से मतलब नहीं, मुझे मतलब है इस 8 लाख में 3 लाख तो ओल्ड पार्टनर्स का है जो गलत बतेगा। फ्यूचर में मतलब 2017 से 2023 तक कितना प्रॉफिट या लॉस आएगा मुझे वो आज कैसे पता चलेगा। 2017 में मैं खड़ी हूँ, 2017 में मुझे क्या पता कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आएगा। रिवैल्यूएशन असेट और लायबिलिटी का बैलेंस 2023 में क्या हो जाएगा ये मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। और मुझे उससे मतलब भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जितना भी हो बाबा वो तो सारे पार्टनर्स को बंटना ही था, क्योंकि उसमें आलिया आ चुकी है। अब आलिया के आने के बाद असेट लायबिलिटी के जो भी बैलेंस चेंज हो रहे हैं उसमें आलिया का भी तो हक है, तो वो सारे पार्टनर्स को बटेगा, न्यू रेशियो में बटेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को मतलब है जो आज की मेरी बुक वैल्यू और 2017 जिस दिन आलिया आ रही है उस दिन की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो फ्यूचर में सारे पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, जो गलत है वो ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ना चाहिए था। तो मुझे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ये पता चल जाएगा कि वो अमाउंट कितना आएगा। मेरे को एक बार अमाउंट पता चल गया तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी होना क्या चाहिए था जो मैंने किया, क्या किया, रिवैल्यूएशन टू नोरा टू कैटरीना, राइट। ये देखो ना, ये करा है ना मैंने, शुड बी। और फ्यूचर में हो क्या जाएगा बाबा, 2015 से 2017 का भी सब में बढ़ जाएगा, तो ये गलती हो जाएगी, ये होना चाहिए था। इसका एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आज ही पास की कि फ्यूचर में आने का अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए था, आज ही डेबिट करो। फ्यूचर में नोरा का कैपिटल अकाउंट 50,000 से क्रेडिट होगा, जो कि 1 लाख से होना चाहिए था, तो आज ही 50,000 से और क्रेडिट कर दो। फ्यूचर में कैटरीना का कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख से क्रेडिट होगा, जबकि 2 लाख से होना चाहिए था, तो आज ही 50,000 से और क्रेडिट कर दो, ठीक है। ओके, इतनी डिटेल इसलिए समझाई ताकि सम्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब सम्स देखना, सम इतने इजी लगेंगे क्योंकि हम लोगों ने इतनी डिटेल में समझ लिया है, ठीक है। ओके, तो अब हमने पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंसेप्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट एंड रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट पूरा बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। इन तीनों कंसेप्ट में आपको जरा सी भी अगर दिक्कत आती है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी भी कहीं अगर दिक्कत है कि मैम नहीं समझ आ रहा, आप मुझसे बिल्कुल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। आई होप कि आपके सारे दिन बहुत अच्छे जाए और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि सारे बच्चों को इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। थैंक यू एवरीवन, thank you so much, bye bye।